Uite, decent con other people. लाईव्ह चालू झाले सर, तुम्ही फक्त चेहरा दिसतोय आता. नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दिनेश आवटी बारामती एग्रो की तरफ से आप सभी का इस फेसबुक लाइव सेगमेंट में स्वागत करता हूं। और जो हम आज फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबल पोल्ट्री फार्मिंग और टेक्निकल अप्रोच। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में करूं तो तकनीकी सहायता से हम अपनी पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उस बारे में हमारे जो पोल्ट्री विशेषज्ञ हैं, जिसमें लेयर के विशेषज्ञ है, ब्रॉयलर के विशेषज्ञ है या अपना कंट्री चिकन जो है उसके विशेषज्ञ है, ये हम और आप सभी लोगों को जो भी उनका अनुभव है वो शेयर करेंगे और जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके बारे में आपको बताएंगे। और आज जो टॉपिक इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो टॉपिक आज हम लोग लेके आपके पास आए हैं वो है समर मैनेजमेंट इन लेयर बर्ड्स। धूप के सीजन में लेयर बर्ड्स में जो असर होता है, जिससे प्रोडक्शन और जो उनकी हेल्थ पे असर होता है, उससे किस तरीके से हम बच सकते हैं और अपना पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय अधिक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और इस बात को आगे ले जाने के लिए या इस पर आपको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कंपनी के जो विशेषज्ञ है, पोल्ट्री विशेषज्ञ है, डॉक्टर ज्ञानदेव कसालकर, ये आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अगर डॉक्टर ज्ञानदेव कसालकर साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। तो डॉक्टर ज्ञानदेव कसालकर साहब जो है वो मूलतः एक पशुधन वैज्ञानिक या पशुधन के क्या हम बोलेंगे डॉक्टर है, चिकित्सक है। और 1998 में उन्होंने उनका पशु विज्ञान का स्टडी कंप्लीट किया और वहां से लेकर के आज तक 24 साल से वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा और एमपी इन स्टेट्स में कार्यरत है, जिसमें से वो किसी ब्रीड के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहे थे। 7 सालों तक उन्होंने ब्रॉयलर इंटीग्रेशन में काम किया और फिर 10 सालों तक उन्होंने पोल्ट्री फीड सेगमेंट में काम किया। तो उनके पास हर सेगमेंट का, मतलब पोल्ट्री न्यूट्रिशन का, ब्रॉयलर के इंटीग्रेशन का या ऑपरेशन का, और साथ ही साथ में जो पोल्ट्री लेयर बर्ड का बहुत बड़ा अनुभव उनके साथ में, जिसका फायदा वो आज हमको करा सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हम पोल्ट्री अपने आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मैं बारामती एग्रो के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि ये जो व्याख्यान माला हमने शुरू की है ये बारामती एग्रो के तहत आप लोगों के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें जो पर्पस है बारामती एग्रो का आप तक ये सब लाने का, तो इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग अ नॉलेज पूल। मतलब जो भी अनुभव या जो भी ज्ञान हर एक के पास है उसको एक जगह पे ला करके अपने किसान भाइयों के लिए और उनका व्यवसाय प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसका उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। और इस सीरीज के तहत हम लोग लेयर, ब्रॉयलर और कंट्री, सोनाली, क्रॉयलर बर्ड के ऊपर आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सीजनल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन, और आपको इकोनॉमिक्स किस तरीके से उसका मेंटेन करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और हर 10 या 15 दिन में हम इस तरीके के फेसबुक लाइव करते रहेंगे।
बारामती एग्रो के बारे में अगर मैं बताऊं तो बारामती एग्रो 1988 में शुरुआत की गई थी, लेट हमारे फाउंडर चेयरमैन अपा साहब पवार के नेतृत्व में। और 2007 के बाद में बारामती एग्रो फीड सेगमेंट में आई और तब से हम लोग फीड और इंटीग्रेशन ये सेगमेंट चला रहे हैं। आज मुझे गर्व से मैं आपको बता सकता हूं कि हम भारत में 17 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ चूजा हम इंटीग्रेशन में प्लेसमेंट कर रहे हैं और 60,000 मेट्रिक टन फीड ये महीने का हम बनाते हैं, जिसमें पोल्ट्री, ब्रायलर, लेयर, सोनाली, क्रॉयलर ये सारे फीड है। इसके अलावा हम लोग कैटल फीड, पिग फीड, हॉर्स फीड और लैब एनिमल फीड ये इन फीड सेगमेंट में भी है। और हमने रिसेंटली अभी एक्वा फीड भी शुरुआत करने का मानस बनाया है और इस सीजन में हम लोग उसे स्टार्ट कर रहे हैं। इस कंपनी को 5 बार नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला है। नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड तभी मिलता है जब आप सालों साल तक आपकी गुणवत्ता बिना किसी डिस्टरबेंस के कंटिन्यू रखते हैं और उसको गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स पे खरा उतारते हैं, तभी ये नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड दिया जाता है। और इस तरीके से हमको 5 बार नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला है। हमारे पास BIS सर्टिफिकेशन है। हमारे जितने भी प्लांट है, कुल मिला के 17 से 18 प्लांट हमारे हैं, वो 18 के 18 प्लांट BIS सर्टिफाइड है, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ में कंपनी का खुद का BRDC सेंटर है। मोर देन 25 वेटरनरियंस फार्मर की सेवा में तत्पर है। कभी भी आपको 24/7 अगर जरूरत पड़ती है तो आप कंपनी के किसी भी वेटरनरियन को, डॉक्टर को आपके एरिया में जो लोग बाकी के हमारे सेल्स ऑफिसर है उनसे भी आप बात कर सकते हैं और आप ये तकनीकी सुविधा पा सकते हैं। तो ये रहा बारामती एग्रो के बारे में। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नांदव कसालकर साहब को कि वो आज का जो टॉपिक आपके लिए लेके आए उसकी शुरुआत करें। धन्यवाद। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आज का बारामती एग्रो लिमिटेड आयोजित समर मैनेजमेंट इन लेयर पोल्ट्री फार्म इस विषय पर जो टेक्निकल सेमिनार है, इस सेमिनार में डॉक्टर कसालकर, मैं आपका सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे देखा जाए आज का ये जो टेक्निकल सेमिनार है, ये स्पेसिफिकली लेयर फार्म्स में जो मैनेजमेंट्स होती है समर में, उसमें क्या चेंजेस करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें लेयर फार्मिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो समर सीजन में ही चैलेंज होता है। इस सीजन में हमें क्या क्या मैनेजमेंटल चेंजेस करने चाहिए जिसके कारण उसका फायदा बर्ड्स को हो जाए और समर सीजन में कम से कम बर्ड्स को तकलीफ हो और फार्मर को कम से कम नुकसान हो। तो आज का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। अगर किसी को ये सेमिनार के दौरान किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई सजेशंस होंगे, तो आप हमें कमेंट्स में भेज दीजिए। हमारे जो सेमिनार है उसका जो लास्ट सेगमेंट रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें हम आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर मेरा किसी को से अगर डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर कमेंट्स में दिया गया है, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो टेक्निकल सेमिनार है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में तकरीबन 2010 से लेके आज तक 2024 तक लेयर बर्ड्स जो फार्मिंग है, लेयर बर्ड्स की जो ब्रीड्स है, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस हुए हैं।
कुछ बर्ड्स जेनेटिकली अपडेटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। दूसरी बात, सभी कंपनीज ने ऑलमोस्ट अपने 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 जो कुछ न्यूट्रिशनल स्पेसिफिकेशंस है वो चेंजेस किए हैं, मेडिकेशन चेंजेस किए हैं। वैसे ही जैसे बर्ड्स चेंज हुआ है उसी हिसाब से क्लाइमेट भी बहुत चेंज हो गया है। तकरीबन लास्ट 10 साल से अपना जो हायर टेम्परेचर है वो तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। उसमें से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दिन रहता है, जिसका बहुत बड़ा तकलीफ लेयर फार्मिंग को, लेयर बर्ड्स को होता है। ये जो टेम्परेचर है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बर्ड्स के परफॉर्मेंस और बर्ड्स के हेल्थ के ऊपर करता है। तो इसलिए अभी समर मैनेजमेंट चेंजेस करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे योग्य अगर कोई टाइम रहेगा तो यही है, क्योंकि अभी समर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये कुछ इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेयर बर्ड्स है। जब कोई भी लेयर बर्ड्स किसी भी हीट को या फिर किसी स्ट्रेस को, ज्यादातर समर में तो हीट में ही स्ट्रेस, ज्यादा हीट का स्ट्रेस होता है, वो अगर स्ट्रेस पाता है बर्ड्स पे तो सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरी बात, उसका फीड इंटेक कम हो जाता है। धूप के वजह से उसका वाटर इंटेक बढ़ जाता है, बॉडी वेट लूज होता है फीड कम खाने के कारण। उसी के कारण प्रोडक्शन में भी एक प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जो एक क्वालिटी होती है, उसकी साइज होती है, उसका शेप होता है, वो भी इस टाइम पे चेंजेस होता है, क्योंकि उसको बर्ड्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रही। अगर कंटिन्यूसली बर्ड्स ऐसी क्लाइमेट को या फिर हीट स्ट्रेस को अगर एक्सपोज होता रहा और उसकी इम्यूनिटी अगर कम होती है, तो जो सेकेंडरी पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, वो यहाँ पे बर्ड्स को इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसमें हाई मॉर्टेलिटी होती है, हाई प्रोडक्शन लॉस होता है और एक क्वालिटी का इश्यू भी आता है। यहाँ पे कुछ डिसीज दिए हैं जो समर सीजन में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ये तो एक है न्यूकासल डिसीज, दूसरा इन्फेक्शियस बर्सिल डिसीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई इन्फेक्शन। ये कुछ डिसीज है जो अभी इस सीजन में, जो समर सीजन है वहां उस सीजन में ज्यादा हमें दिखने मिलते हैं। जो समर सीजन है उसका जो हीट स्ट्रेस है उसको अडॉप्ट, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए बर्ड्स बहुत तरीके से प्रयास करता है, जिससे पहला वो अपना फीड इंटेक कम करता है, जिससे वो कम एनर्जी लॉस कर सके या फिर हीट जनरेट कम कर सके। दूसरा, एनर्जी वाटर इंटेक जो है वो बढ़ा देता है अपना। अगर बर्ड्स केजेस में है तो वो अपना पंख फैला कर अपने आप को ज्यादा स्पेस देके कूलिंग, बॉडी कूल करने का प्रयास करता है। दूसरा, जब ज्यादा टेम्परेचर हो तो पैंटिंग करता है, बहुत फास्ट पैंटिंग करता है, जिसकी वजह से वो कुछ टेम्परेचर कम कर सके। और दूसरा है कि अगर आपके यहाँ पे अगर वाटर चैनल होते हैं तो बर्ड्स अपना सर है या फिर जो कोम्ब है वेटल, वो पानी में डुबा के बैठता है। नहीं तो अगर निपल है तो उसको अपना सर लगा के बैठ जाता है, ताकि वो अपना टेम्परेचर जो है वो कम से कम करने के लिए ट्राई करता है। तो ये समर मैनेजमेंट इन लेयर फार्म है, जिसमें हमें चेंजेस कुछ करने हैं, उसके ऊपर हम ये बात करेंगे। जब क्लाइमेट का टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि अभी बढ़ना चालू है, उस टाइम पे हमें कुछ मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। उसमें पहला हाउसिंग मैनेजमेंट है, सेकंड वाटर मैनेजमेंट है, थर्ड फीडिंग मैनेजमेंट, 4 लाइटिंग मैनेजमेंट, 5 मेडिकेशन और 6 सम अदर प्रैक्टिसेस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इसमें पहला है हाउसिंग मैनेजमेंट। हाउसिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि रूफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट आता है वो शेड में नहाने से पहले रूफ पे ही आ जाता है। जो जब रूफ बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर शेड के अंदर पास ऑन होता है। तो बहुत जगह पे
व्हाइट वॉश रूफ पे लगाया जाता है। कुछ कलर्स है कूलेंट पेंट करके, वो भी अगर आप लगाए तो आपके शेड के अंदर का टेम्परेचर कम से कम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट, और ये कलर वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसके वजह से वो 3-4 साल बारिश में भी वैसा रहते हैं, आपको हर साल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप एक ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है जो बहुत ही सस्ता और सभी जगह पे अवेलेबल रहने वाला एक मटेरियल रहता है, जो कि हम लोग खेती करते हैं, उसका जो वेस्ट होता है, जो जिसे हम घास कहते हैं, वो अगर आप अपने शेड के ऊपर डालें तो भी इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। उसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट रूफ के ऊपर नहीं आता है, और वो जो हीट जो है वो अंदर शेड में ट्रांसफर नहीं होती है। उसकी वजह से शेड का टेम्परेचर और ऑटोमेटिक कम रहता है। जिस एरिया में पानी की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और लाइट का कोई इश्यू नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, वो लोग अपने शेड के ऊपर स्प्रिंकलर बिठा सकते हैं। तकरीबन 8 से 10 फीट डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसे हिसाब से जो मिडिल पोर्शन रहता है शेड का ऊपर ही, वहां पे आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। और सुबह से तकरीबन 10 या 11 बजे जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब से लेकर शाम 6-7 बजे तक आपको इस स्प्रिंकलर को चलाना है, जिसके कारण जो अपना रूफ है ऊपर का वो गर्म ना हो, और उसके कारण टेम्परेचर जो शेड का अंदर का है वो बढ़े नहीं। और इसके साथ में अगर आप उसी रूफ के ऊपर गनी बैग्स डाल सकते हैं, या फिर जैसे हमने अभी वो देखा लास्ट स्लाइड में कि आप उसमें अगर कोई घास डाल सके तो उसके ऊपर अगर स्प्रिंकलर लगाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर के कारण ऊपर का स्प्रिंकलर का पानी कभी सूख जाता है, या फिर उतना हीट कम करने में सक्षम नहीं रहता है। लेकिन जब आप घास या फिर गनी बैग्स डालते हैं और वो अगर स्प्रिंकलर चलाने के बाद भीग जाते हैं और अच्छे से कूल क्लाइमेट कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है अपने को बर्ड्स के हेल्थ में और उसके कंजम्पशन में भी। ये जो स्प्रिंकलर है वो जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी के जो एरिया है वहां पे ज्यादा लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका कारण मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके साथ ही जो हम लोग ऊपर घास डालते हैं, वो भी अगर आप साइड से थोड़ा नीचे तक लेके आए तो जो डायरेक्ट सनलाइट आता है शेड में वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं हो सकता है तो आपको कोई कर्टन जैसे क्रॉस साइड में लगाना है, क्रॉस करके ऊपर, जैसे हम लोग छाव करने के लिए घर में मंडप वगैरह लगाते हैं, उस हिसाब से आपको अगर क्रॉस में उसमें कर्टन्स लगाते हैं तो जो डायरेक्ट सनलाइट आता है, जिसकी वजह से बर्ड्स डायरेक्ट हीट के शिकार हो जाते हैं, डायरेक्ट उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस जहाँ पे वो धूप आती है वहां पे पानी या फिर फीड हो तो भी बर्ड्स उसके पास नहीं जाता है, तो वो आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ शेड्स में ऐसे पहले किया हुआ है कि जो रीच वेंटिलेशन होता है, बहुत से लोग ऐसे शेड बनाते हैं कि ऊपर एक थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और उसके ऊपर और थोड़ा रूफ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हॉट एयर जो अंदर की जो रहती है वो बाहर जाने में मदद होती है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होता है वहां पे आप इंडस्ट्रियल वेंटिलेटर जो मिलते हैं वो आप लगा के जो अंदर की गर्म हवा है उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिसके वजह से जो टेम्परेचर है अंदर का वो थोड़ा मेंटेन रहेगा। ओके, अभी आते हैं शेड मैनेजमेंट के। अभी ऊपर हमें क्या क्या करना है वो हमने तो देख लिया, लेकिन जहाँ पे बर्ड रहता है वहीं पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला उसमें चेंजेस करना होता है कि हमें कुछ फैंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो 3-3 फीट के अराउंड फैंस होते हैं, वो आपको मिडल ऑफ द शेड में 50 फीट के अंतर से आपको यहाँ पे बिठाने हैं। और उससे क्या होता है कि जो अंदर का हॉट एयर होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर का थोड़ा जो ठंडा एयर होता है वो अंदर आने के लिए सर्कुलेशन एयर जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है वहां पे फैन लगाना बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद हम लोग फॉगर भी अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है वहां पे हम फॉगर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है वहां पे पहले ही वो आर्द्रता रहती है क्लाइमेट, और उसमें अगर हम लोग फॉगर लगाएंगे तो बर्ड्स को और तकलीफ, थोड़ा इचिंग और थोड़े जो टिक्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस एरिया में हम लगाएंगे जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी रहती है, हॉट एरियाज रहते हैं, वहां पे हम फॉगर अगर लगाएंगे, उसको अगर हम लोग हर 10 मिनट के इंटरवल पे 2 मिनट के लिए चलाएं तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समर चालू होने से पहले ही आपकी जो सभी वायर नेट्स है उसके ऊपर से जो भी कुछ स्पाइडर्स के वेब्स रहेंगे, कुछ डस्ट रहेगी, वो साफ करनी है, क्योंकि अंदर आने वाली और अंदर से बाहर जाने वाली जो एयर है उसका फ्लो कहीं पे भी उसको आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो और अच्छे से वो सर्कुलेट हो जाए, ताकि बर्ड्स को भी अच्छा कूल टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। उससे दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास गनी बैग्स है और आपके पास पानी भी मुबलक है तो आप साइड कर्टन जो है वो गनी बैग्स के लगा कि उसके ऊपर ट्रिप की सिस्टम जो रहती है वो अगर लगाएंगे तो साइड के कर्टन से बहुत ही इफेक्टिव है कूल एयर अंदर पास करने के लिए। लेकिन ये आपको सिर्फ हॉट टाइम जब रहता है सुबह का 11 से शाम 3, 4, 5 बजे तक ही करना है, बाद में वेंटिलेशन के लिए वापस आपको पर्दे खोलने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों के पास हमने देखा है कि लोग 5-5 बर्ड्स या 6-6 बर्ड्स लगा रखते हैं, जहाँ पे उसका जो केजेस होता है वो 4 या 5 का ही होता है, लेकिन एक आध बर्ड हम लोग ज्यादा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उससे कुछ होता नहीं, लेकिन समर में इससे बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम होता है, क्योंकि बर्ड्स को पहले तो जगह कम होती है उसमें और उस हीट होती है और बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स का इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसको हीट का स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो आप कम से कम अगर आप ठंडी के सीजन में अगर उसको ज्यादा स्पेस नहीं दे सके तो कम से कम समर सीजन में तो आपको इसको ज्यादा स्पेस देनी है, ताकि बर्ड्स की मॉर्टेलिटी ना हो, अपना कम से कम नुकसान। दूसरा मेन सेगमेंट है वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर इनटेक ये समर सीजन में ही होता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा सावधानी पानी कौन सा दे, कैसे दे, किस तरीके दे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। समर में तकरीबन 2 से 3 टाइम्स ज्यादा पानी पीता है बर्ड्स, क्योंकि उसे धूप में ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा प्यास लगती है। तो सबसे पहले जो वाटर टैंक होते हैं, जो वाटर सोर्स है अपना, जो अगर शेड के बाहर है तो उसको आप पूरे टैंक को अच्छे से गनी बैग से कवर कीजिए। उसको गनी बैग्स के अंदर थोड़ा घास डाल के उसके ऊपर गनी बैग्स डाल के अगर आप उसको पैक करें और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दें एक घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद, ताकि वो गनी बैग्स और घास थोड़ा गीला रहे, जिसकी वजह से जो टैंक के अंदर का पानी हो वो ठंडा रहे और वो सनलाइट के वजह से गर्म ना हो, तो जो बर्ड्स को जो पानी जाएगा वो अच्छा और कूल जाएगा। अगर हो सके तो ये जो वाटर टैंक है वो शेड के अंदर ही होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, लेकिन कहाँ कहाँ पे पहले से ही टैंक बाहर इंस्टॉल होते हैं और बड़े होते हैं तो उसके बाद उसको अंदर लगाना पॉसिबल नहीं होता है। वहां पे हमने क्या करना है वो देख लिया है। अगर अंदर वाटर टैंक है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, जो पाइपलाइंस रहते हैं, जो वाटर पाइपलाइंस रहते हैं जो शेड के बाहर होती है, वो सभी पाइपलाइंस को आप अगर कवर करेंगे गनी बैग से तो जो सनलाइट की वजह से पाइपलाइन जो हीट होती है जिसके कारण पानी अंदर का गर्म होता है वो नहीं होगा और बर्ड्स को अच्छा और कूल पानी मिलेगा, जिसके वजह से हीट में उसको थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम होने की कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, समर में आपको अगर आप पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि पाइपलाइन कितने भी पैक करे, टैंक भी कुछ पैक करे, फिर भी एयर टेम्परेचर की वजह से पानी थोड़ा गर्म होता है, तो आपको दिन में हॉट पार्ट ऑफ द डे जो रहता है दोपहर को 11 बजे से 4 बजे तक आप 2-3 टाइम तक
आपको वो पानी फ्लश करना चाहिए, ताकि गर्म पानी बर्ड्स को ना जाए, क्योंकि गर्म पानी अगर बर्ड्स पीता है तो उसका टेम्परेचर पहले ही ज्यादा होता है और पानी की वजह से और ज्यादा हो तो उसमें मॉर्टेलिटी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये पानी फ्लशिंग करते रहना चाहिए। डायरेक्ट आप एक आउटलेट निकाल के उसको डायरेक्ट प्रेशर से आप उसको फ्लश कीजिए, ताकि बर्ड्स को ठंडा पानी मिले। जहाँ पे डीप लिटर होती है, यहाँ पे कुछ बहुत कम लोगों के पास डीप लिटर होती है, लेकिन अगर वहां पे है तो आप एक्स्ट्रा ड्रिंकर्स प्रोवाइड करने देनी चाहिए आपको, ताकि बर्ड्स को पानी पीने के लिए ज्यादा ड्रिंकर्स मिले, बहुत कम जगह में उसको पानी मिले, तो थोड़ा हीट में उसको प्रॉब्लम कम होगा। केजेस सिस्टम में अगर आपके पास वाटर चैनल है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो सबसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाटर चैनल का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है। हमने बहुत जगह पे देखा है कि जहाँ पे वाटर चैनल है और वहां पे अगर हम लोग अच्छा सा ठंडा पानी उनको प्रोवाइड कर रहे तो हीट मॉर्टेलिटी या फिर हीट में जो प्रोडक्शन में लॉसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली बहुत जगह पे देखा है। अगर आपके पास इंस्टॉल करने का जगह है या फिर आपके शेड में अगर है तो आप जरूर उसे चालू कर दीजिए या फिर उसे इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ आपको निपल भी चालू रखने हैं, क्योंकि एक बार आप उसको शिफ्ट करेंगे तो बाद में जब समर खत्म होता है तो उसमें वापस निपल पे जाने के लिए उनको तकलीफ होती है। तो निपल और चैनल दोनों ही चालू रखिए, ताकि जब पानी पिए बर्ड्स तो उसको ठंडा भी मिले और निपल से भी उसकी नजर ना हटे। सबसे बड़ी बात है समर सीजन आने से पहले और बीच में भी आपको फ्लशिंग करके पाइपलाइन सभी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी की पाइपलाइन में कुछ बायोफ्लिम्स रहे तो उसका इफेक्ट बर्ड्स की हेल्थ पे होता है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पहले से ही क्लाइमेट के वजह से, हीट के वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन उसे ज्यादा जल्दी अटैक करता है। दूसरी बात है कि आपके पास अगर कोई आइस क्यूब्स या फिर आइस आपके पास बर्फ की लादी या कुछ अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट वाटर टैंक में उसको डाल सकते हैं दोपहर के टाइम में, जब बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उसकी वजह से आप अच्छा और कूल पानी, ठंडा पानी आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फीडिंग मैनेजमेंट। फीडिंग मैनेजमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक है फीड का फॉर्म्स, मतलब उसकी पार्टिकल साइज कैसी हो ये। सेकेंड है फीड न्यूट्रिशन, उसमें क्या क्या आपको डालना है। और थर्ड है फीडिंग टाइम, तभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। फीड फॉर्म्स, फीड एक तो मैश में आता है और एक क्रम्स या पिलेट्स में आता है। एक्चुअली अगर आप समर सीजन में सिर्फ अगर पॉसिबल हो आपको, जिनके पास खुद के फीड मिल्स ना हो और वो बाहर का फीड लेते हैं या फिर जो 35% लेते हैं वो क्रम्स में भी आता है। अगर आप क्रम्स या पिलेट फीड बर्ड्स को खिलाते हैं तो जो फीड कंजम्पशन करने के लिए जो एनर्जी एक्सपेंस होती है, मतलब जो एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम होती है क्रम्स फीड में, और वो मैश में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण बर्ड्स को ज्यादा हीट स्ट्रेस होता है। तो अगर ये पॉसिबल है कि आप क्रम्स फीड या फिर क्रम्स का 35% यूज कर सकते हैं तो आप जरूर उसके ऊपर जा सकते हैं। दूसरी बात है कि वेट फीडिंग, अगर आप मैश फीड खिला रहे हैं तो दोपहर के टाइम में आप जो फीडर रहते हैं तो 3-4-5 बजे सुबह तो आप फीडिंग नहीं करना है आपको हॉट टाइम में 11 से 4-5 बजे तक, लेकिन उसके बाद जब आप उसको फीडिंग करेंगे तो उस फीड के ऊपर आप पानी का स्प्रे करेंगे। थोड़ा ज्यादा गीला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर पानी उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वेट तो थोड़ा गीला होने के कारण फीड इंटेक भी अच्छा होगा और उससे ज्यादा हीट स्ट्रेस नहीं होगा बर्ड्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीड न्यूट्रिशन। फीड में आपको क्या न्यूट्रिशनल स्पेसिफिकेशन चेंजेस करने हैं, इसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। फीड में जो हाई एनर्जी डाइट होता है जो हम लोग अभी समर में देते हैं, उसकी जो एनर्जी है आप ज्यादातर ग्रेन से, जैसे कि मेज है, राइस है या फिर ज्वारी है, कोई लोग बाजरा यूज करते हैं, परम यूज करते हैं। तो ये जो
एनर्जी है वो हम जब बढ़ाते हैं समर में, वो ये ग्रेन से ना बढ़ाते हुए अगर आप लोग ऑयल यूज करेंगे इसके लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि ऑयल कंजम्पशन के लिए जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ग्रेन्स कंजम्पशन करने के हिसाब से बहुत ही कम होती है, तो उसका फायदा आपको समर में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात है, आपको प्रोटीन थोड़ा सा कम करना है जो कि ग्रेन से आता है, जो आप सोया यूज करते हैं, जेल यूज करते हैं, या फिर और भी बहुत चीजें, रेपसीड जैसे है, मस्टर्ड जैसे, आप जो भी कोई इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, तो वो जो प्रोटीन परसेंट है जो है वो कम से कम आधा से पौना परसेंट आप कम करके अमाइनो एसिड्स ऐड करके जो सिंथेटिक आते हैं या फिर वो ऐड करके आपको उसको बैलेंस करना है, जिसके कारण आप ये करने का कारण ये है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ये सब कंजम्पशन करने के लिए बर्ड्स को, जिसके कारण हीट स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है बर्ड्स के ऊपर, वो थोड़ा कम हो सके। आगे दूसरी बात है कि आप फीड में कुछ एडिटिव्स डाल सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी हम लोग डालते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मेडिसिन होती है, कुछ बीटेन है, कुछ विटामिन एंड मिनरल्स हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण उसको स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए बर्ड्स को। जब ज्यादा हीट हो तो आप सोडा बाइकार्बोनेट्स भी स्पीड में डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 केजी पर टन के हिसाब से डाल सकते हैं, जिसके कारण वाटर इंटेक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है बर्ड्स का, और उसको हीट से थोड़ा रिलीफ मिलने की भी फायदा होता है। सोडा बाइकार्बोनेट के कारण आपका एक क्वालिटी का जो इशू है वो भी बहुत ज्यादा हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक का क्वालिटी अच्छा आता है, एक सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से ब्रेकेज या फिर अंडे का साइज का इशू है वो थोड़ा कम प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। इस सीजन में आपको समर में जो फीड बनाती है तो उसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल थोड़ी सी बढ़ानी है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा अल्कोलोसिस जो होता है उसके कारण जो पैंटिंग होता है जिसमें CO2 लॉस हो जाता है ज्यादा, उसके कारण जो एग का सेल है वो बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण या तो उसका ब्रेकेज ज्यादा होता है या फिर उसका साइज कम आता है। तो आपको यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, और उससे आपका इस एक की क्वालिटी और एक की शेल की क्वालिटी में बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फीडिंग टाइम, क्योंकि क्या है कि हमें पूरे साल में ये आदत होती है कि सुबह सुबह 7-8 बजे हम जब आते हैं तो फीडिंग करना है, तो शाम को 5-6 बजे फीडिंग करके हमारे जो लेबर लोग हैं निकल जाते हैं। लेकिन आपको समर में सबसे बड़ी सावधानी क्या लेनी है कि आपको आपके जो फीडिंग टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हॉट जो पार्ट है दोपहर का 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इस टाइम पे अगर आप फीडिंग करते हैं, पहले ही क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसमें अगर आप फीड भी डालते हैं तो क्या मुर्गी थोड़ा तो खाती है, ऐसा नहीं कि मुर्गी खाती नहीं, गर्मी है इसलिए जब जो भी खाती है तो उसको ज्यादा हीट उसके शरीर के अंदर प्रोड्यूस होती है, और उसके कारण हीट स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा होता है, और ज्यादा मोर्टेलिटी शाम के टाइम पे होती है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो फीडिंग टाइमिंग वो सुबह मॉर्निंग में रखना है, जितना हो सके उतना सुबह 4-5 बजे आप उसको फीडिंग कर दीजिए लाइट टाइम चेंज करके, और सुबह 10-11 बजे तक पहला फीडिंग जो है आपको उसका फीड खत्म हो जाए इस हिसाब से आपको फीडिंग करना है। ज्यादा से ज्यादा 60-70% फीडिंग आपको सुबह करना है, और बाकी का जो फीडिंग है वो शाम को 5:30-6 बजे के बाद करना है। उसको आप 7-8 बजे तक लाइट लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो जो फीड है वो कंज्यूम हो जाए, वो भी कूल पार्ट में। जो भी कूल पार्ट है सुबह के अर्ली मॉर्निंग के टाइम, रात को, शाम को या फिर रात को आपको फीडिंग करना है। अगर ये दोनों टाइम देके भी आपका फीड इंटेक कम हो रहा है, बॉडी अगर वेट कम हो रहा है बर्ड्स का, तो आप रात 11 से 1 बजे तक या फिर 12 से 2 बजे तक जिस हिसाब से आपको 2 घंटे के लिए मिडनाइट लाइट और मिडनाइट फीडिंग कर सके, तो उससे क्या होगा कि जो फीड इंटेक है वो मेंटेन होगा, और दूसरी बात है कि जो बॉडी वेट्स है बर्ड्स की वो मेंटेन होगी, जिसके कारण आपका जो एग प्रोडक्शन है वो भी मेंटेन होगा। ज्यादातर एग प्रोडक्शन ये कम होने के कारण फीड इंटेक और होते हैं, क्योंकि फीड इंटेक प्रॉपर नहीं होता है, कितना भी आप स्ट्रॉन्ग फीड दे लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है, तो हॉट पीरियड में बहुत ही कम खाता है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी भी डाउन होती है, प्रोडक्शन भी कम होता है।
नेक्स्ट है लाइट मैनेजमेंट। बहुत कम लोग ये करते हैं, कुछ कुछ एरिया में हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपना लाइट शेड्यूल जो है वो समर सीजन में चेंज करते हैं। नॉर्मली हम लोग 15 से 16 घंटे का जो लाइट है इंक्लूडिंग डे लाइट हम लोग देते हैं। तकरीबन सभी लेयर पीरियड्स को ही ये दिया जाता है। किस पीरियड का 15 है, किसी का 16 घंटे है। लेकिन समर में क्या, अगर हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम की लाइट दे रहे हैं रेगुलरली, तो समर में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में लाइट देना है, जो कि आप सुबह 4 बजे चालू करके सुबह 7 बजे बंद करके शाम को वापस 6 साढ़े 6 बजे चालू करके रात को 8 बजे बंद करना है। तो ये 16 घंटे की लाइट होती है। और इस टाइम में क्यों हम देते हैं, क्योंकि इस टाइम में बहुत टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है, कूल होता है, और इस टाइम में फीडिंग अगर हो जाए तो बर्ड्स को हीट का स्ट्रेस बहुत कम होता है। और वैसे जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको कि अगर आपका फीड इनटेक का इश्यू है, बॉडी वेट का इश्यू है, तो आपको रात को 12 से 1 बजे तक ये 2 घंटे का मिडनाइट लाइटिंग भी देना है, जब आपको वहां पे फीड भी अवेलेबल कराना है बर्ड्स को, ताकि वो उस टाइम में फीडिंग करे, और जिसकी वजह से उसका बॉडी वेट मेंटेन हो जाए, फीड इनटेक मेंटेन हो जाए, और एग प्रोडक्शन भी मेंटेन हो जाए। आपको कुछ मेडिकेशन ऐड वाटर में, अभी पहले हमने देखे कि फीड में आपको क्या क्या ऐड करना है, एडिटिव्स किस किस की चीज की करनी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकेशन ये वाटर में, पानी में आप क्या क्या देना है, जो पानी दोपहर के टाइम में आप देते हैं या फिर सुबह से देते हैं, उसमें हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो विटामिन सी की जो पाउडर आती है वो अगर आप 50 ग्राम 1000 बर्ड्स के हिसाब से अगर दे, तो आप वो जो हीट रिलीफ मिलने में बहुत हेल्प होती है। दूसरी बात है डिस्प्रिन है, एसिटिल सैलिसिलिक नाम से एसिड जो आता है, वो अगर आप, लेकिन ये जो है डिस्प्रिन है, आपको एक्सट्रीम हीट अगर होती है उसी टाइम पर आपको एक टैबलेट 5 लीटर वाटर के हिसाब से देनी है। ये डेली देने की नहीं है, जब ज्यादा हीट हो, अगर आपको 40 के ऊपर दिख रही है तो आप जरूर इसको दे दीजिए। सोडा बाइकार्बोनेट पे आप पानी भी दे सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर हिसाब से, वो भी जब आपको ज्यादा हीट लगे, पानी कम पी रहा है ऐसा लगे तभी आप जरूर दीजिए। लेकिन आप जब ये मेडिसिन दे रहे हैं तो ये इसी टाइम पे जब आप अगर फ्लशिंग करेंगे तो मेडिसिन सभी वेस्ट होंगी, फ्लश करने के बाद ये मेडिसिन ऐड करके 2-3 घंटे में ये यूज हो जाए, उस हिसाब से आप उसका पानी बनाए, उसके बाद वापस आपको फ्लशिंग भी करना पड़ेगा। ये सभी दवाई आपको ये हीट स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए हेल्प करेंगे बर्ड्स को। दूसरे कुछ सप्लीमेंट रहते हैं जिसमें क्रोमियम आता है, थोड़ा ये महंगा आता है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत से प्रोडक्ट्स है कंपनियों के जिसमें क्रोमियम ऐड होता है, तो आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं हीट स्ट्रेस में रिलीफ मिलने के लिए बर्ड्स को। कुछ मेडिसिन है बिटेन जिसमें ऐड होता है, मेंथोल ऐड होता है, वो अगर आप इस समर सीजन में यूज करें दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, तो उसमें आपको समर का जो प्रॉब्लम्स है, हीट से इसका जो बर्ड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो स्ट्रेस आता है, वो उसमें रिकवर होने में फायदा होता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जैसे विटामिन ई है, वो भी अगर आप बर्ड्स को दे दे या फिर फीड से या फिर पानी में भी दे दे, तो उसमें भी बहुत राहत मिलती है बर्ड्स को। कुछ अदर प्रैक्टिसेस है जो ये सब फीड, वाटर, शेड मैनेजमेंट, ये सब कुछ मेडिसिन देने के बाद भी हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक टेम्परेचर है अपने सराउंडिंग्स का, उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो नारियल के पेड़ होते हैं या फिर ऐसे पेड़ जिनके ब्रांचेस ऊपर जाके आती है, मतलब नीचे ब्रांचेस आके जो एयर है ब्लॉक ना हो, तो शेड के ऊपर तक वो टॉल ट्रीज रहते हैं जो कि ऊंचे रहते हैं पेड़, उससे आप लगा के जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं बर्ड्स का। दूसरी बात है, आपको आजू बाजू का जो आपका सराउंडिंग है, शेड है, उस पे अगर आप घास लगाए, जो ग्रीन घास होती है, वो अगर आप उगाते हैं तो उससे भी जो जमीन का टेम्परेचर वो भी कम हो जाए, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट होता है टेम्परेचर जमीन से शेड में, वो भी थोड़ा कम हो जाए। सबसे बड़ी बात है, आपको कभी भी ये जो हॉट टाइमिंग होता है बर्ड्स, यानी कि टेम्परेचर का दोपहर का 11 से
3, 4, 5 बजे तक। आपको उस टाइम पे बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसको हिलाना नहीं है, उसका फीड जो है उसकी उस पे हाथ नहीं मारना है, स्टरिंग नहीं करना है फीड को। अगर हो सके तो आप शेड में जाए नहीं, किसी अनजाने को भी नहीं, आप खुद भी नहीं, ताकि कम से कम उसको डिस्टर्ब हो, कम से कम बर्ड्स एक्टिविटी करे उस टाइम पे, तो उसका हीट जो है वो कम हो जाए। नहीं तो जिस जैसे जितने जितने उसकी एक्टिविटी बढ़ती है उसकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उससे ज्यादा स्ट्रेस आता है birds को। उसी तरह अगर कुछ एक्टिविटीज हम समर में करनी पड़ती है, हमें कभी कभी कुछ वैक्सीनेशन होती है, कभी कभी हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है, कभी डीबेकिंग करना पड़ता है। ये चीजें भी आप हो सके तो सुबह सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे वो लेके कम से कम 8-9 बजे तक, शाम को 7 बजे के बाद अगर रात में ये चीजें करें तो बर्ड्स को तकलीफ भी कम होगी और उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि बर्ड अगर स्ट्रेस में होगा तो अगर उसको वैक्सीन दे देंगे आप, उसका डीबेकिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो और ज्यादा स्ट्रेस आता है उसके ऊपर। तो जो कूलर पार्ट होता है, ठंडा वक्त होता है दिन का, उसी टाइम पे अगर आप इसको इस सभी एक्टिविटीज पर करें तो उसका फायदा भी होगा अपने को भी और बर्ड्स को भी। ये समरी है जो कुछ हमने अभी कुछ स्लाइड्स देखे समर मैनेजमेंट लेयर पोल्ट्री फार्म है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी समरी बनाई हुई है जिसमें आपको फर्स्ट रूफ मैनेजमेंट करनी है, जिसके का लिए आप व्हाइट वॉश अप्लाई कर सकते हैं रूफ टॉप के ऊपर। रूफ टॉप पे आप घास डाल सकते हैं, गनी बैग्स डाल सकते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकलर बिठा सकते हैं। दूसरा अगर शेड मैनेजमेंट देखा जाए तो शेड के अंदर आपको 3-3 फीट के जो राउंड फैंस होते हैं वो आप शेड में बिठा सकते हैं 50 फीट के डिस्टेंस से। फॉगर अंदर आप बिठा सकते हैं, जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है वहां पे फैन बिठाइए, जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी है वहां पे फॉगर बिठा सकते हैं। साइड कर्टन्स जो है वेट गनी बैग्स के रहते हैं वो आप लगा सकते हैं, जिससे कूल एयर अंदर आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि आपको बर्ड्स को प्रॉपर स्पेस देना है, क्राउडिंग नहीं करना है, जिसके कारण बर्ड्स की हीट जो है एक दूसरे के नजदीक रहने से जो बढ़ती है एक दूसरे की हीट वो कम हो जाए। तीसरा जो है वाटर मैनेजमेंट है, इसमें आपको वाटर टैंक जो है आउटसाइड है उसको कवर करना है, उसको पानी से भिगाना है गनी बैग से लगा के, और पाइपलाइंस को भी आपको बाहर की जो है उन सभी को गनी बैग से लगा के उसको भी भिगोना है, ताकि उसका अंदर का जो पानी है वो गर्म ना हो। अगर हो सके तो आपको वाटर टैंक शेड के अंदर ही लगाने हैं, अगर नहीं है तो आपको बाहर के वाटर टैंक पे गनी बैग लगा के भिगो देना है। दूसरा है आपको टाइम पे वाटर फ्लशिंग करना है, ताकि गर्म पानी निकल जाए और बर्ड्स को सिर्फ ठंडा ही पानी मिले। अगर हो सके आपके केजेस में अगर वाटर चैनल इंस्टॉल है या फिर आप इंस्टॉल कर सके ऐसी कुछ अरेंजमेंट है तो आप जरूर उसको कीजिए। ये बहुत ही ऐसा प्रैक्टिकली प्रूव हुआ ऐसा एक सॉल्यूशन है हीट स्ट्रेस के लिए। अगर आपके पास वाटर चैनल है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट हो जाता है। बाकी आप वाटर टैंक में आइस क्यूब भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो जिसके कारण आप अच्छा पानी और ठंडा पानी बर्ड्स को दे सकें। चौथा है फीड मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने देखा कि आप क्रम्बल या पिलेट फीड यूज कर सकते थे अगर पॉसिबल आपको है। अगर आपके पास फीड मिल नहीं है फिर आप बाहर से लेते हैं फीड, या फिर आपके पास क्रम प्लांट है तो आप क्रम्स और या फिर पेलेट फीड या फिर 35% जो क्रम आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। दोपहर के बाद जब आप फीडिंग करते हैं तभी आपको वो फीड है उसके ऊपर पानी स्प्रे करना है थोड़ा, जिसके कारण थोड़ा गीला हो जाए फीड और उसका फीड इंटेक भी बहुत अच्छा सा हो जाए बड़े, तो क्योंकि दोपहर के गर्मी के कारण फीड इंटेक नहीं होता है शाम के टाइम पे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गीला कर देंगे फीड थोड़ा, तो उसका अच्छा फीड इंटेक हो जाता है। थर्ड वन है इसमें आपको एनर्जी पे फीड की है तो ऑयल के साथ बढ़ानी है, जिसके कारण उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम होगी। दूसरी बात है आपको प्रोटीन परसेंटेज जो है जो ग्रेन से आता है वो थोड़ा रिड्यूस करके उसको बैलेंस करना है अमीनो एसिड्स से, ताकि उसको प्रोटीन भी मिले और उससे हीट भी ना प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद आपको एडिटिव्स ऐड करने हैं फीड में, जैसे कि विटामिन सी है, इलेक्ट्रोलाइट है, बीटीएन है, सोडा बाइकार्बोनेट है,
ये सभी आप फीड में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फीडिंग टाइमिंग जो है वो कुल टाइम पे ही फीड देना है। अगर कोई जरूरत पड़े तो आपको रात को 2 घंटे की भी मिडनाइट फीडिंग करनी है, जिसके वजह से उसका बॉडी वेट और फीड इंटेक मेंटेन रहे। दूसरा बात है लाइट मैनेजमेंट है, जहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको अगर समर में हो सके तो अर्ली मॉर्निंग जो लाइट होती है सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक वो लाइट आप चालू कर दीजिए, ताकि वो फीडिंग भी है वो भी उसी टाइम पे हो जाए और बर्ड्स को भी इंटेक, बर्ड्स का फीड का जो इंटेक है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद मेडिकेशन है, वाटर में जो आप ऐड कर सकते हो वो विटामिन सी है, इलेक्ट्रोलाइट, बीटेन है, मेंथॉल है, सोडा बाइकार्बोनेट है, क्रोमियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। बहुत सारी दवाई मिलती है मार्केट में जो आपकी समर में आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, जिसके कारण जो बर्ड्स है उसके ऊपर जो हीट का स्ट्रेस आता है उसे कम करने में हम लोग उसकी सहायता कर सके। कुछ अदर प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, जैसे कि आपको ऊंचे पेड़ शेड के साइड में लगाने हैं, जो सराउंडिंग एरिया है उस पर आपको जमीन पे ग्रास जो छोटे जो घास रहती है अपनी वो उगानी है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कूल हो जाए और रिफ्लेक्ट ना हो टेम्परेचर शेड के अंदर बाहर का, और शेड के अंदर का टेम्परेचर भी उसी कारण थोड़ा सा कम रहता है। जो एक्टिविटीज होती है जैसे कि डीबेकिंग है, शिफ्टिंग है, वैक्सीनेशन है, हैंडलिंग बहुत सारी है जो हम लोग करनी पड़ती है मजबूरन, या फिर स्टरिंग वगैरह जो कुछ है फीड का है, वो सब कुछ आपको कूलिंग टाइमिंग है, सुबह सुबह करनी है या फिर रात को करनी है। दोपहर का जो टाइम होता है तो सुबह 10 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक, जहाँ जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, हो सके बर्ड्स को डिस्टर्ब ही ना करे, क्योंकि बर्ड जितना डिस्टर्ब होगा उसका हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसका हीट स्ट्रेस ज्यादा होगा, शाम को ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण बर्ड्स समर में जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करता है, और जिसके कारण फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि उसका हाई मोर्टेलिटी होती है बर्ड्स में, या फिर एक प्रोडक्शन में बहुत ही प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, एक का क्वालिटी इतना खराब होता है कि कभी कभी पुलेट्स के हिसाब से आते हैं, क्योंकि उसके अंडे का साइज कम होता है, बॉडी वेट्स कम होते हैं, प्रोलैप्स के प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, और इसके कारण फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप अगर ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ऐसी कुछ टेक्निक्स नहीं, या फिर कुछ ये चीजें नहीं है, उपाय नहीं है जो कि बहुत खर्चीले है, आप अगर उसको कुछ अडॉप्ट करें या फिर अपने फार्म पे कुछ चेंजेस करें इसके कारण, तो आपको डेफिनेटली समर में बहुत ही अच्छा फायदा होगा, अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा इस टाइम पे भी। क्योंकि क्या होता है कि समर में ही सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका कारण इम्यूनिटी बर्ड्स की डाउन होती है। बहुत से बाहर के जो बर्ड्स है, वाइल्ड बर्ड्स है, वो इसी टाइम पे पानी ढूंढते ढूंढते बहुत जगह पे यहाँ से वहां माइग्रेट होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन आने के बहुत चांसेस होते हैं इस टाइम पे। और अगर इसी टाइम पे अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी हम लोग कम करने देते हैं, या किसी वजह से फीड इंटेक की वजह से, क्लाइमेटिक स्ट्रेस की वजह से, या फिर किसी भी चीज से, तो अगर वैसा हो सके तो ज्यादा डिसीज आउटब्रेक आते हैं और उससे बहुत ही हेवी लॉसेस फार्मर्स को होते हैं। तो ये सब कुछ एक थोड़ा ब्रीफ में हमने समर मैनेजमेंट के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन किया है। अगर आप में से किसी को इस बारे में कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करनी है तो मेरा नंबर कमेंट्स में दिया है, आप कभी भी मुझे कॉल करके इस बारे में बात कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स फॉर अवॉइडिंग डिसेंट्री टू बर्ड्स, क्या पूछना है? डेंसिटी करनी है कि डिसेंट्री, क्या पूछना है? सेंट्री, अगर ये क्वेश्चन वेट ड्रॉपिंग के हिसाब से अगर होगा तो आपको इसमें जो फीड इंटेक है वो भी बढ़ाना है। और दूसरी बात है कि अगर आप कुछ प्रोबायोटिक्स यूज कर सके तो वो भी फीड में यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जो लूज ड्रॉपिंग हो वो नहीं हो सके।
और अगर फीड इंटेक प्रॉपर हो जाए पानी के हिसाब से तो आपका लूज ड्रॉपिंग भी नहीं होगा। और अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको बर्ड्स को केजेस में जो आप अगर ज्यादा बर्ड्स रखे 5 के केज में 6 रखे या फिर 4 के केज में 5 रखे तो आपको बर्ड्स को वहां से शिफ्ट करके आपकी डेंसिटी कम करनी है। कोई और क्वेश्चन? लेयर पोल्ट्री फार्म के मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज आते ही सुबह से शुरू किया सभी फार्मर्स को मैं विनती करती हूँ कि आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट द्वारा सादर कर सकते, नहीं तो हम बाद में भी ये फेसबुक लाइव सेशन के बाद में भी आप सर का नंबर हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, उस जरिए वो माध्यम से आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आज्ञा से मैं ये करती हूँ कि आज का फेसबुक लाइव इधर ही खत्म कर देते, यही आगे हम जो फ्यूचर में टॉपिक लेने वाले हैं वो आपको फेसबुक के माध्यम से पेज पे हम पब्लिश करेंगे, कौन से टॉपिक का हम आगे प्रयोजन है हमारा। सर आज का सेशन यही खत्म हुआ है, ये हम जाहिर करते हैं। एक क्वेश्चन आया है सर, एक क्वेश्चन आया है। अदर लेयर चिक्स आर न्यू आर प्लेसिंग, व्हाट आर द मेजर प्रिवेंट? उतना ही कुछ आगे है इसमें। द लेयर चिक्स आर न्यू आर प्लेसिंग, व्हाट द मेजर प्रिवेंट? इतना ही है ना क्वेश्चन मैडम? अगर आपके चिक्स आए समर में, क्या होता है कि अभी हमने जो समर मैनेजमेंट के ऊपर जो बात की है वो सभी लेयर्स की है। अगर आपका ब्रूडिंग इस टाइम पे आता है, कुछ लोग चिक्स प्लेस करते हैं समर सीजन में, तो भी आपको कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो साल भर में ब्रूडिंग करते हैं उस टाइम पे क्लाइमेटिक टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन इस पीरियड में दिन का टेम्परेचर, बहुत जगह पे रात का टेम्परेचर भी तकरीबन 25 के ऊपर होता है कहीं कहीं पे। तो आपको जब इसका ब्रूडिंग करना है चिक्स का, तो भी आपको जो लाइट की, या अगर आपके पास लाइट ब्रूडर है या फिर आपके पास गैस ब्रूडर है, तो आपकी उसकी जो हाइट है वो चिक्स में थोड़ी सी हाइट के थोड़ी सी ऊपर एडजस्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दिन में आप लाइट ना ही दे तो ये अच्छा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। जो कर्टन्स है वो थोड़े ऊपर उठानी पड़ेंगे दिन के टाइम में, क्योंकि उसको वेंटिलेशन की बहुत ही जरूरत है। और बाहर का टेम्परेचर आपका अगर 35 से ऊपर है तो आपको दिन में कोई लाइट देने की जरूरत नहीं है। और रात को आपको कैसी लाइट देनी है वो आपको देखे कि अगर बर्ड्स जो भी चिक्स है वो अगर इकट्ठा बैठे हुए हैं, अगर या फिर बल्ब के नीचे बैठे हैं, तो ही आपको उसके लाइट की हाइट थोड़ी नीचे करनी है। अगर वो बार बार लंबे बहुत दूर बैठे या फिर कॉर्नर्स में बैठे तो आपको उसकी हाइट जो ब्रूडर्स की ऊपर करनी है। और इस हिसाब से आप अपना रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन करके ब्रूडिंग अच्छे से कर सकते हैं। एक्चुअली समर में चिक्स लाने के बाद ब्रूडिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या फिर ब्रूडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। उसके वो एक जो ठंडी का मौसम होता है उससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है अगर आप समर में चिक्स डालें तो। और कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्शन कैसे मेंटेन करें? एक प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको उसका बॉडी वेट मेंटेन करना है।
और बर्ड्स का फीड इंटेक मेंटेन करना है। अगर आप आपकी फीड की जो एनर्जी, प्रोटीन, ये अगर जैसे हमने बताया ऑयल और अमीनो एसिड के हिसाब से अगर बैलेंस करें और उसका फीड इंटेक, उसका लाइटिंग रात को मिडनाइट अगर देने की जरूरत पड़े तो वो दे के अगर आप उसको फीड इंटेक मेंटेन करें तो उसकी न्यूट्रिशनल जो स्पेसिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है और एक प्रोडक्शन का प्रॉब्लम्स नहीं आता है। उसी हिसाब से आप अगर आपका वैक्सीनेशन ठीक से करते हैं समर के टाइम पे, क्या होता है कि समर में थोड़ा सा टाइटर बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वैक्सीनेशन की, कुछ लोग करते हैं 30 दिन के बाद, कुछ लोग 40 दिन के बाद वापस लाइव वैक्सीन देते हैं। वो जो कहे उसकी कमी थोड़ी कम करके जब जरूरत है उस हिसाब से आप उसको वैक्सीनेशन टाइम पे करेंगे। उसकी अगर बाकी कोई डिसीज प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से मेंटेन प्रॉब्लम उसका सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक प्रोडक्शन मेंटेन होने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये सब आपको पूरी तरह से करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि जब चिक्स का ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत से लोग चिक क्रम्बल की जगह पे ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर डालते हैं। हाँ, ऐसे कुछ उससे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा प्री स्टार्टर का एनर्जी और प्रोटीन लेवल हाई होता है, तो ज्यादातर हम लोग को ब्रॉयलर में ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 दिन या 4-5 दिन के लिए आप फर्स्ट वीक में दे सकते, देने की आपको इच्छा है तो आप दे सकते, उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। In extreme summer, how can we adjust energy of feed? Low energy feed is recommended. नहीं, समर में आपका फीड इंटेक कम होता है तो आपको क्या होता है कि आप फीड कितना भी मेंटेन करें, इंटेक तो थोड़ा कम होता ही है, क्योंकि जब धूप होती है तो हम भी खाना कम खाते हैं, उसी हिसाब से बर्ड भी इंटेक कम करता है। तो आपको थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी कम नहीं करना है। और वो भी बढ़ाने के टाइम आपको ऑयल ऐड करके ही बढ़ाना है। आप मेज या फिर कोई दूसरा ग्रेन का इंग्रेडिएंट्स है जो ऐड करके आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाना है। वो भी ज्यादा बढ़ाना नहीं है आपको। अगर आपका फेज 1 का फीड है, इंक फ्लॉक है आपका, तो आप 2650 देते हैं तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा 2700 तक दे सकेंगे, तो वो भी ऑयल डाल के उसके ऊपर मत दीजिए, नहीं तो बर्ड जो है फैटी होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट किसी मेडिसिन को तो यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस के लिए बहुत से लोगों की मेडिसिन है मार्केट में अवेलेबल। इसमें विटामिन सी है, कुछ लोगों के पास क्रोमियम के सप्लीमेंट्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, या फिर जिसमें बीटेन रहता है, मेंथोल रहता है, ऐसे बहुत सी दवाई मार्केट में अवेलेबल। अभी तो सीजन है सबका, तो सभी लोग आपके पास आएंगे ही, लेकिन उसमें से आपको जो अच्छा है वो आपको सिलेक्ट करें, जिसमें आपको बीटेन, मेंथोल या फिर जिसमें क्रोमियम है जो कि कॉस्टली होता है, बहुत से लोग डालते नहीं है, फिर डालते हैं तो भी कम क्वांटिटी में डालते हैं, ऐसी दवाई आपको देनी है। और अगर दवाई है तो सभी आप डाल रहे हैं, ये तो आपका कॉस्टिंग आप बढ़ा रहे हैं। और अगर आप उसको ऐसा कुछ मैनेजमेंट में जो हमने बताया उस हिसाब से अगर समर मैनेजमेंट के कुछ चेंजेस अगर आप करें शेड के अंदर, तो जो मेडिसिन का खर्चा है वो भी बच जाएगा। अगर आपके हाँ, इन समर मैश फीड और क्रम्बल फीड विच इज रिकमेंडेड। अगर आपके पास, हाँ, अगर आप खुद ओन फीड बनाते हैं और आपका क्रम्स है, प्लांट है, तो आप क्रम्स यूज करें। अगर आप बाहर का 35% जो क्रम्स मिलता है वो यूज करते हैं, या फिर आप रेडी फीड यूज करते हैं कंपनी का, तो आप क्रम्स यूज करना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रम्स में जो हीट प्रोड्यूस होता है कंजम्पशन के टाइम में वो कम होता है, मैश में वो थोड़ा ज्यादा होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी बर्ड्स जो होता है, कभी कभी वैसे तो रोज ही जब भी आप फीडिंग करते हैं आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप फीडिंग करते हैं मैश फीडिंग का तो सिलेक्टेड फीडिंग हो ही जाता है। पहले मेज का ही पिकअप, मतलब मेज ही उठाया जाता है, तो जितना मेज बर्ड्स खाएगा उसमें ज्यादा एनर्जी आएगी, तो ज्यादा हीट होगी, तो बाकी सब कुछ उसको नहीं मिलता। अगर क्रम्स खाए तो अगर उसमें हीट प्रोडक्शन भी कम होगा और उसका जरूरत भी, उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स वो भी अच्छे से पूरी होगी। लेकिन अगर आपको वो एडजस्ट होता है या फिर आपको पॉसिबल है तो ही आप उसको यूज करें। यस प्लीज। यस, धन्यवाद। थैंक यू।
और कोई क्वेश्चन? ओके, मुझे लगता है अभी सर सारे सवाल किसानों के हमारे किसान भाई के खत्म हुए हैं और हमने कमेंट बॉक्स में किसान भाइयों को मैं विनती करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हमारा सर हमने सर का नंबर दे दिया है। आपको कुछ क्वेरी हो, सवाल हो, अगर जानकारी चाहिए तो वो नंबर पे आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। और सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं डॉक्टर ज्ञानदेव कासाड़कर सर का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा लेक्चर अभी सेशन में, हमारा फर्स्ट सेशन में ही इतना अच्छा प्रतिसाद मिला है फार्मर लोगों का। और ये समर मैनेजमेंट इन लेयर की इंफॉर्मेशन किसानों को जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मैं सर के हाँ, तो आज का सेशन यही खत्म हुआ, ये ऐसा मैं जाहिर करती हूँ।